वंदे मातरम साथियों, ईओआरओ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और अपन सिलेबस चल रहा था राजस्थान की ज्योग्राफी, प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, और उसमें अपन उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत, शुष्क प्रदेश के अंतर्गत बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में अध्ययन लेके चल रहे थे। और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत अपन अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन का विषय अपना बालुका स्तूप। तो बालुका स्तूप के बारे में अपन आगे चल रहे हैं। अगला एक बालुका स्तूप है पैराबोलिक। पैराबोलिक बालुका स्तूप। पैराबोलिक बालुका स्तूप क्या है? तो पैराबोलिक बालुका स्तूप वो बरखान से विपरीत है। एक बात तो इसमें दो तीन मुख्य बातें ध्यान रखनी है। बरखान के विपरीत, बरखान के विपरीत है। बरखान इस प्रकार बनता है, ये वाला उत्तल अवतल, ये वाला भाग उत्तल, और वायु की दिशा ऐसे होती है अर्धचंद्राकार। और ये उसके बिल्कुल उल्टा है। ये कैसे बनेगा? थोड़ा बड़ा होगा और ये इसका उल्टा बनेगा, और वायु की दिशा ये होगी। ये समझने की बात है, ये बरखान का उल्टा है। और दूसरी बात है, इसकी आकृति महिलाओं के हेयरपिन की तरह है। हेयरपिन की तरह है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक संख्या इसकी, सर्वाधिक संख्या में, मतलब पैराबोलिक जो बालुका स्तूप है वो राजस्थान में ये सर्वाधिक संख्या इन्हीं बालुका स्तूप की है। तो ये अपने तीन बातें इंपॉर्टेंट होगी। इनकी आकृति हेयरपिन के समान है, वायु की दिशा ये होती है, और ये आकृति इसकी हो गई, और बरखान के विपरीत बनता है, और सर्वाधिक संख्या राजस्थान में इस बालुका स्तूप की है। ये हो गया पैराबोलिक बालुका स्तूप। अब अपने अगले बालुका स्तूप के बारे में बात करते हैं। तो सब्रकापीस, सब्रकापीस, सब्रकपीस या सब्रकाफीस, ये बालुका स्तूप कहां बढ़ते हैं कि ये छोटी छोटी झाड़ियां, छोटी छोटी झाड़ियां और वनस्पति के चारों तरफ, यानी कि जब वायु आती है और ये कोई झाड़ी है, पौधा है, छोटी छोटी झाड़ियां वनस्पति है, तो वायु का यहाँ अवरोध पैदा होता है। अवरोध पैदा होता है तो साइड के अंदर क्या है कि बालू का कटाव होता है, और यहाँ के इस ये जो पौधा है इसके चारों तरफ बालू क्या है, इकट्ठी हो जाती है, निक्षेप हो जाता है। तो इससे जो बालू का स्तूप बनते हैं वो सब्रकाफीस कहलाते हैं, और ये लगभग अर्धशुष्क भागों में ज्यादा पाए जाते हैं। अर्धशुष्क भागों में अधिक। ये दो बातें इसके अंतर्गत है, ध्यान रखनी। छोटी छोटी झाड़ियों के इर्द गिर्द बढ़ते हैं और अर्धशुष्क भागों में अधिक पाए जाते हैं। सब्रकाफीस और पैराबोलिक बालुका स्तूप उसके विपरीत है। अब इसके बात करते हैं नेबाखा। अब इसी के अंतर्गत है नेबाखा। नेबाखा, नेबाखा ये क्या है कि झाड़ियों के पीछे बढ़ते हैं, पीछे और आगे, झाड़ियों या वनस्पति के आगे बनने
वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो ये अपने बालू का स्तूप वाला चैप्टर लगभग पूरा हो गया। बरखान कौन से है, पैराबोलिक कौन से है, नेटवर्क बालू का स्तूप कौन से है, रेखीय कौन से है, अपन सारे के सारे बालू का स्तूप के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब इसी ये जो अपने वाला भाग है रेगिस्तान, उसमें बालू का स्तूप के बारे में और बात करें तो सर्वाधिक बालू का स्तूप यानी सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो वो जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे अधिक जो बालू का स्तूप है वो कौन से जिले के अंतर्गत है पाए जाते हैं? तो अपना जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? लगभग सभी प्रकार के, सभी प्रकार, जितने भी प्रकार है बालू का स्तूपों के, वो सभी प्रकार के बालू का स्तूप एक जिले में पाए जाते हैं। वो कौन सा बालू का स्तूप है? सभी प्रकार के बालू का स्तूप। ये कहां पाए जाते हैं? जोधपुर। जोधपुर। ये अपने को ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो कहां पाए जाते हैं? जोधपुर में। और सर्वाधिक बालू का स्तूप किसमें पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करते हैं यार्डन। यार्डन ये भी एक बालू का स्तूप का प्रकार है। वैसे यार्डन या उर्मिका, ये कौन सा होता है कि लहरदार बालू का स्तूप। लहरदार बालू का स्तूप, लहरदार बालू का स्तूप यार्डन या उर्मिका कहलाते हैं। और एक जैसलमेर की तरफ दो नाम और चलते हैं, धोरे। धोरे, धोरे अपन जिसको स्थानीय भाषा में कहते हैं, ये भी लहरदार बालू का, पश्चिमी राजस्थान में लहरदार बालू का स्तूप। यार्डन तो इसका ज्योग्राफिकल नाम है और धोरे अपन राजस्थानी भाषा में कहते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में लहरदार बालू का स्तूप, ये क्या कहलाते हैं? धोरे कहलाते हैं। और एक दरियन, दरियन गतिशील बालू का स्तूप, गतिशील या स्थानांतरित, स्थानांतरित बालू का स्तूप। ये अपने को ध्यान में रखना है कि यार्डन जिसको उर्मिका कहते हैं, इसको अपने राजस्थानी भाषा में इसको जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ है, जैसलमेर में उनको धोरे और दरियन भी कहते हैं। जो पश्चिमी राजस्थान में लहरदार बालू का स्तूप है उसको धोरे कहते हैं, और दरियन जो गतिशील और स्थानांतरित बालू का स्तूप है उसको दरियन कहते हैं। और ये धोरे और दरियन सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? धोरे और दरियन सर्वाधिक जैसलमेर। सबसे ज्यादा बालू का स्तूप किसमें पाए जाते हैं? जैसलमेर में। सबसे ज्यादा धोरे और दरियन कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर में। सभी प्रकार के बालू का स्तूपों की क्वालिटी कहां मिलती है? जोधपुर में। और यार्डन और उर्मिका जिसको लहरदार बालू का स्तूप कोई कहते हैं, और धोरे भी लहरदार बालू का स्तूप कोई पश्चिमी राजस्थान में कहते हैं। अब अपन रेगिस्तान की ओर बात कर रहे हैं। एक शब्द आता है हमादा। हमादा ये किसे कहते हैं? जैसे एक तो बालू का स्तूप वाला है, वो तो बालू का स्तूप, एक पथरीला मरुस्थल जिसको बोलते हैं उसको हमादा कहते हैं। पथरीला मरुस्थल को हमादा कहते हैं। एक नाम और आता है इरग। रेतीला मरुस्थल, रेतीला रेतीला मरुस्थल तीन नाम है। पथरीला अपने को ध्यान रखना है कि अपन क्या है कि इस क्षेत्र के बारे में, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसी का अपना अध्ययन का विषय है। इसके बारे में कोई भी जानकारी अपन छोड़ने, सबको समेटने की कोशिश कर रहे हैं।
अपने ये 25 सेमी वर्षा रेखा वाला, और इसमें भी अपन बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, ये वाला क्षेत्र में जितने भी बातें हैं ना वो पूरी पूरी अपन समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 25 सेमी वाला इसको अपन पूरा का पूरा एक साथ लेकर चल रहे हैं, पर तो अपने पहले सबसे पहले बालू का स्तूप युक्त वाला लिया है। इरग रेतीला मरुस्थल को कहते हैं। और एक नाम और आता है रेग। ये क्या है कि पथरीला और रेतीला दोनों एक साथ मिश्रित, पथरीला और रेतीला मिश्रित मरुस्थल, ये क्या कहलाता है? रेग कहलाता है। तो ये तीनों शब्द इनके बारे में कई बार क्वेश्चन आया गया है। हमादा किसे कहते हैं? पथरीला मरुस्थल। इरग किसे कहते हैं? रेतीला मरुस्थल। और रेग किसे कहते हैं? पथरीला और रेतीला मिश्रित मरुस्थल क्या कहलाता है? रेग कहलाता है। अब इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में कुछ नाम और आते हैं। एक नाम आता है खड़ीन। या पलाया जिले, पलाया जिले। तो रेगिस्तान में क्या होता है? मरुस्थलीय भाग में जल की अस्थायी जिले, अस्थायी जिले या तालाब जिसको कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है? खड़ीन कहलाता है। खड़ीन क्या होता है कि जिस प्रकार से ये ढाल वाली जगह है, और इस ढाल वाली जगह में क्या है कि यहाँ पत्थर का इस प्रकार से बांध बना दिया जाता है और साइड में इस प्रकार से पाल बना दी जाती है, जल आता है। तो अब जो एक्स्ट्रा जल होता है वो इसके ऊपर से चला जाता है और यहाँ एक तालाब का निर्माण बन जाता है पूरा का पूरा। तो ये क्या कहलाता है? मरुस्थलीय भाग में जल की अस्थायी जिले, ये क्या कहलाता है? खड़ीन या पलाया जिले कहलाती है। इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था? पालीवाल ब्राह्मणों ने। पालीवाल, इनको क्यों कहते हैं पालीवाल? क्योंकि ये जल के आगे पाल बनाते हैं, इसलिए इनका नाम पालीवाल ब्राह्मण पड़ा। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरुआत, इनकी शुरुआत है वो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई। और तीसरी बात क्या होता है कि जब ये वाला जल सूख जाता है आगे चल करके, तब यह किसकी खेती की जाती है? खड़ीन में या पलाया जिलों में किसकी खेती की जाती है? रबी की कृषि की जाती है। और ये ज्यादातर कहां पाई जाती है? ये रबी की कृषि यहां पर की जाती है और ये मुख्यतः कहां होती है? उत्तरी जैसलमेर। जैसलमेर का ये वाला जो भाग है उत्तर वाला, यहां पर ये मुख्य रूप से ये खड़ीन और पलाया जिले पाई जाती है। अब और अपन बात करें इसी क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र को पूरा समेटने की बात कर रहे हैं कि इनमें कौन कौन इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सारी की सारी समेटने का अपना प्रयास है। एक नाम आता है मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का मार्च का मतलब था दौड़ना, आगे बढ़ना। ये तो मरुस्थल है ना, ये हरियाणा की तरफ आगे बढ़ता है, तो इसको मरुस्थल का मार्च कहते हैं। मरुस्थल का हरियाणा की ओर बढ़ना, यही मरुस्थल का मार्च है। और एक इसमें और बात है कि मरुस्थल दिवस कब मनाया जाता है? मरुस्थल दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। और मरुस्थल का हरियाणा की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च कहलाता है। और ये मरुस्थल का मार्च किस दिशा से होता है? ये अपना होता है
अपनी दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा है, इस साइड से दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा की बात करें अपन, ये मरुस्थल के मार्ग की दिशा किस तरफ है, यानी कि इस साइड से ये इस साइड की तरफ बढ़ता है, ये वाला दक्षिण पश्चिम है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है बढ़ता है। और महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है, किसका है, मरुस्थलीकरण में सबसे ज्यादा योगदान बरखान का है, बरखान का सर्वाधिक योगदान है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये बातें आ गई। अब और अपन बात करें, एक शब्द और आता है नखलिस्तान। नखलिस्तान ये किसे कहते हैं कि मरुस्थल भाग में, मरुस्थलीय भाग में झीलों या तालाबों के चारों ओर विकसित हरियाली नखलिस्तान कहलाती है। जैसे ये कोई झील है या तालाब है और उसके चारों तरफ क्या है कि पेड़ पौधे, और इसके तरफ चारों तरफ जो हरियाली विकसित हो जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, नखलिस्तान कहते हैं। और एक इसमें मरुस्थल में एक और चीज पाई जाती है, पीवड़ा। पीवड़ा ये एक सांप की प्रजाति है, रेतीले रंग का होता है, यानी भूरा भूरा रंग का सांप होता है। और ये सर्वाधिक कहां पाया जाता है, जहरीला सांप होता है और मिट्टी के अंतर्गत है, आराम से छुप जाता है। और ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, जैसलमेर के अंतर्गत है पाया जाता है। तो ये अपने मुख्य इस क्षेत्र को लेकर चले थे और इस क्षेत्र की जितने भी महत्वपूर्ण बातें उसको अपना समेटने का प्रयास है कर रहे हैं। और आगे भी इसमें और इंपॉर्टेंट जो बातें आएगी उसको अपन लेके चलेंगे। तो ये बालूका स्तूप युक्त प्रदेश को लगभग अपन ने पूरा का पूरा समेट लिया है। अब आगे अपन बात करेंगे बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की। अगली क्लास में अपन बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।